Alright, let's begin with the session. Complex numbers की explanation इंशाल्लाह हमने आज रिज्यूम करके कोशिश करते हैं इंशाल्लाह उसको निपटा भी दें। तो अभी हमने लास्ट टाइम जो किया था उसमें हमने पॉलिनोमियल इक्वेशंस हैविंग कॉम्प्लेक्स रूट्स उसके एग्जांपल्स देखे थे, और उसके अलावा मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपको बताए थे। और अब इसके आगे इंशाल्लाह गुफ्तगू को ले जाना है। फॉर्मूलाज को एक दफ़ा क्विक इसको थ्रू कर लेते हैं, क्योंकि इसका शायद इस्तेमाल कहीं आगे आ रहा है ज्योमेट्रिकल इफेक्ट को समझाने के लिए। तो मैं क्विकली बता देता हूँ कि डब्ल्यू जेड का मॉडल्स निकालने के लिए डब्ल्यू को जेड से मल्टीप्लाई करना ज़रूरी नहीं है, नया कॉम्प्लेक्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मॉडल्स ऑफ डब्ल्यू जेड कैन बी फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग द इंडिविजुअल मॉडल्स ऑफ डब्ल्यू एंड इंडिविजुअल मॉडल्स ऑफ डब्ल्यू एंड जेड। डब्ल्यू का मॉडल्स निकालते हैं, जेड का निकालने मल्टीप्लाई करते हैं। डब्ल्यू अपॉन जेड का मॉडल्स निकालने के लिए मॉडल्स ऑफ डब्ल्यू डिवाइड बाय मॉडल्स ऑफ जेड। आर्गुमेंट के लिए हमने लॉग्स के जो लॉस थे उसको रिकॉल किया था। तो डब्ल्यू जेड जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट लॉ के तहत आर्गुमेंट ऑफ डब्ल्यू प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड। डब्ल्यू अपॉन जेड का आर्गुमेंट निकालने के लिए क्वोशंट लॉ के तहत आर्गुमेंट ऑफ डब्ल्यू माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड। एंड आर्गुमेंट ऑफ डब्ल्यू क्यूब के लिए 3 टाइम्स पावर लॉ के तहत 3 टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ डब्ल्यू। तीनों लॉज ऑफ लोगैरिथम है, पावर लॉ, प्रोडक्ट लॉ, क्वोशंट लॉ, वो आर्गुमेंट में लग रहे हैं। जेड और जेड कॉन्जुगेट में सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की साइन का फर्क होता है, लिहाजा मॉडल्स दोनों का सेम है, लेकिन आर्गुमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट इज माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड। माइनस का फर्क होता है आर्गुमेंट के अंदर। फिर मैंने ये बात कही थी कि जब आर्गुमेंट की जहां जहां आर्गुमेंट की बात हो रही है 1, 2, 3 और 4, अगर कहीं आर्गुमेंट अक्सर डोमेन स्पेसिफाइड होता है, अगर डोमेन स्पेसिफाइड है या नहीं है, दोनों सूरतों में ये अगर हम अपने हम इंश्योर ये कर रहे होते हैं कि हमारा थीटा माइनस पाई से पाई के दरमियान है। इसीलिए अगर कभी फॉर्मूला की वजह से आंसर माइनस पाई से नीचे चला जाए, मतलब -3 पाई/2, तो उसको रेंज में लाने के लिए 2 पाई ऐड किया जाता है। और अगर पाई से ऊपर चला जाए जैसे 3 पाई/2, तो उसमें 2 पाई सब्ट्रैक्ट किया जाता है ताकि विद इन द डोमेन आ जाए। ये बात हमने की थी। अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल इफेक्ट। असल में ये सिलेबस में अलग अलग पॉइंटर्स लिखे हुए, द ज्योमेट्रिकल इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेटिंग, मल्टीप्लाइंग, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसीलिए मैंने हेडिंग बना के इसको कवर करने के लिए यहाँ पर आपके सामने रख दिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं द ज्योमेट्रिकल इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेटिंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ज्योमेट्रिकल, जब ज्योमेट्री की बात आती है तो इट्स अबाउट कंस्ट्रक्शन, इट्स अबाउट विजुअलाइजेशन, इट्स अबाउट रिप्रेजेंटिंग दैट पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन एन आर्गन डायग्राम। क्योंकि ज्योमेट्री जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के हवाले से वो आर्गन डायग्राम है बेसिकली। तो आज हम ज्योमेट्री के हवाले से ही गुफ्तगू करने वाले, ज्योमेट्री के हवाले से ये जो इफेक्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे, और फिर ज्योमेट्री के हवाले से जो लोकस के केसेस हैं इंशाल्लाह उसको डिस्कस किया जाएगा, ताकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एक्सप्लेनेशन को पूरा मुकम्मल किया जा सके। अच्छा, ज्योमेट्रिकल इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेटिंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कॉन्जुगेट निकालते हैं तो हम जानते हैं ये बात कि ओनली द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट चेंजेस, खाली इमेजिनरी पार्ट की साइन बदल जाती है। तो इफ z इज इक्वल्स टू x प्लस वाई आयोटा, देन द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट z कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू x माइनस वाई आयोटा। ये बात हम जानते हैं। अच्छा, ज्योमेट्रिकल इफेक्ट की अगर बात करते हैं तो व्हाट वी सी इज दैट द z कॉन्जुगेट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ z इन द रियल एक्सिस। z कॉन्जुगेट z की रिफ्लेक्शन है इन द रियल एक्सिस। अच्छा भाई, कैसे आप ये बात कर सकते हैं? देखिए, मिसाल है 1+2 आयोटा है, तो 1+2 आयोटा अगर ऊपर की तरफ है 1,2, तो अगला हो जाएगा z कॉन्जुगेट हो जाएगा 1-2 आयोटा, जो कि एग्जैक्टली इसके नीचे लाई करेगा 1, -2। आप देख सकते हैं जितनी डिस्टेंस रियल एक्सिस से इसकी है उतनी ही इसकी है। देयरफॉर z कॉन्जुगेट जो है वो z की रिफ्लेक्शन होता है इन द रियल एक्सिस। दिस इज द ज्योमेट्रिकल इफेक्ट। हम जब बनाते हैं पॉइंट्स प्लॉट करते हैं z और z कॉन्जुगेट, तो हमें ज्योमेट्रिकल इफेक्ट नजर आता है कि z कॉन्जुगेट z की रिफ्लेक्शन है इन द रियल एक्सिस। वेरी सिंपल, वेरी कॉन्सेप्चुअल एंड वेरी लॉजिकल, and it's mere common sense. Okay, second point, the geometrical effect of adding subtracting two complex numbers। भाई दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना जानते हैं, बट जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात होती है, अच्छा जब सवाल आता है ना आगे डायग्राम का, तो वो बाज़ औक़ात मुझसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब करवाता है। फिर एंड में वो मुझसे पूछता भी है कुछ कि व्हाट, मतलब कुछ स्टेटमेंट्स पूछता है। तो उसके लिए भी इन पॉइंटर्स का कुछ इस्तेमाल होता है। हालांकि उन सवाल के हिसाब से भी हमें चीजें समझ आ जाती है, लेकिन फिर भी कुछ बातें जहन में होंगी तो पिक करना और आसान होगा इंशाल्लाह। जब आप सवालत की प्रैक्टिस की तरफ जाएंगे, जिसकी बहुत बेशुमार
रिकॉर्डिंग्स भी आपको एलएमएस पे मिलेंगी। मैंने पास में बहुत सारे सवाल जो करवाए हुए भरपूर तरीके से कॉम्प्लेक्स के, उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेंगी। आप सवाल करेंगे और जब प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह तो चीज़ों आपको बहुत आसान लगना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह फिर। लेकिन शुरू में थोड़ा सा चैलेंज आता है। जैसे S1 के अंदर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कोई बच्चा अगर कहे कि मैं पहले 2-4 सवाल करके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लूं, तो ऐसा नहीं हो सकता भाई। आपने भरपूर सवाल करने होंगे। शुरू के 10-15-20 सवाल तो आपकी लर्निंग में निकल जाते हैं, फिर आगे जाके आप जो है उसको रीइंफोर्स करते करते और बेहतर बनाते बनाते आपको चाहिए होते हैं 40-50 सवाल। इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी आपको वेरिएशंस मिलती हैं। आपको एट एक पॉइंट पे लगता है कि आपका कॉम्प्लेक्स जो है वो बहुत पक्का हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी बाज़ औक़ात ऐसा सवाल कोई आ जाता है जिसके अंदर कोई इक्का दुक्का पार्ट्स जो है वो आगे पीछे घूम जाते हैं। तो इसका जितना एक्सपोजर होगा, जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का मैं बच्चों को कहता हूँ, जितना एक्सपोजर होगा उतना तुम बेहतर होगे। इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर के पास में जितना एक्सपोजर होगा आप उतना बेहतर होंगे। तो एक चीज ठान लें, लिख लें अपने पास कि मुझे कॉम्प्लेक्स के सारे टॉपिकल पास पेपर्स करने हैं। अब वो 50 सवाल है या 100 सवाल है, मुझे अगर कॉम्प्लेक्स में चीता होना है, इफ आई वॉन्ट टू एक्सेल इन दिस टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन आई हैव टू मेक इट अ पॉइंट टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। बाकी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उसके आप चंद सवाल भी कर लें तो काम हो जाता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स में जितना एक्सपोजर बढ़ाएंगे, मतलब अगर 2009 से लेकर 2022 तक की मेरे टॉपिकल कंपाइल्ड है, नवंबर 22 तक, तो आपने 2009 से 2022 तक हर सवाल करने का टारगेट करना है। फिर जब एयरली करेंगे 2023 के, इंशाल्लाह पेपर देने से पहले शायद 24 मार्च का पेपर भी आ जाएगा, तो जब आप वो करेंगे तो फिर जब एग्जाम में जाएंगे तो आप 13-14 साल, बल्कि 15 साल का एक्सपोजर जब लेकर जा रहे होंगे, 15 साल के पास बस करके जा रहे होंगे एग्जाम हॉल के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर के, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस ऐसा होगा कि आप बोलोगे यार कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल कितना घूमेगा यार। तो अगर आपकी तैयारी और प्रिपरेशन अच्छी है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कॉम्प्लेक्स का सवाल आप 100% करके आओगे, और बाकी सारी चीजें तो आप इंशाल्लाह पक्की कर ही रहे हो। तो अगर आप अच्छे स्टूडेंट रहे, आपने अच्छी प्रैक्टिस की, उस्ताद की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, उस्ताद आपको हर चीज घोल के पिलाने की कोशिश में है, इंशाल्लाह आप बेहतरीन पेपर करके आ सकते हो। आपने एफर्ट डालनी है। चले, ज्योमेट्रिकल इफेक्ट ऑफ एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो क्या होता है? तो अब मैं वन बाय वन पॉइंटर्स इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। एडिंग अ रियल नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव टू अ कॉम्प्लेक्स नंबर रिजल्ट्स इन हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन हमने P1 के अंदर ट्रांसलेशन को पढ़ा था कि अगर एक कांस्टेंट ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो ट्रांसलेशन होती है। तो यहाँ पर ये उसी हवाले से बात कर रहा है कि मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ कि 1+2 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो 1+2 आयोटा का जब आप प्लॉट करोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 1,2। अब वो कह रहा है अगर आपने एक कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर ऐड किया, मतलब +2 ऐड किया, मिसाल है, तो ये 3+2 आयोटा हो जाएगा जनाब। तो 3+2 आयोटा का मतलब है ये हो जाएगा 3,2। तो आप देख सकते हैं कि एक रियल नंबर ऐड करने पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। तो एडिंग अ रियल नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव टू अ कॉम्प्लेक्स नंबर रिजल्ट्स इन हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन। क्या हुआ? +2 करने पर, पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में +2 करने पर क्या हुआ? हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन हुई है और राइटवर्ड हिजरत हो गई है। तो पॉजिटिव नंबर ऐड किया है तो राइटवर्ड, नेगेटिव नंबर ऐड किया होता तो लेफ्टवर्ड चला जाता। तो रियल नंबर ऐड करने पर हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन होती है। ये पहला पॉइंट हो गया। एडिंग एन इमेजिनरी नंबर टू अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मिसाल 1+2 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, इसको हमने प्लॉट किया तो ये 1,2 है। अब इसमें हमने ऐड किया 3 आयोटा, तो ये बन गया 1+5 आयोटा, तो ये हो गया 1,5। तो 1,2 वाला पॉइंट जो है 1,5 हो गया। तो इमेजिनरी नंबर, जब पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर हमने ऐड किया तो आप देख सकते हैं वर्टिकल ट्रांसलेशन हो गई अपवर्ड्स। इसमें -3 आयोटा करते तो 3 यूनिट्स डाउनवर्ड्स हो जाता। तो इमेजिनरी नंबर ऐड करने पर, रियल नंबर ऐड करने पर हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन, इमेजिनरी नंबर ऐड करने पर वर्टिकल ट्रांसलेशन। और एक कॉम्प्लेक्स नंबर में जब कॉम्प्लेक्स नंबर ही ऐड करूंगा, और कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर ही ऐड करने का मतलब है कि रियल पार्ट भी ऐड हो रहा होगा और इमेजिनरी पार्ट भी ऐड हो रहा होगा, तो इट विल रिजल्ट इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ट्रांसलेशंस बोथ। दोनों ट्रांसलेशन एक साथ हो रही होंगी। तो रियल नंबर ऐड कर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर ऐड करने पर हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन होती है, इमेजिनरी नंबर ऐड करने पर वर्टिकल ट्रांसलेशन होती है, और कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर ही ऐड करने पर हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन भी होती है, राइट लेफ्ट मूवमेंट भी होती है, और अप डाउन मूवमेंट भी होती है, मतलब वर्टिकल ट्रांसलेशन भी होती है। यही सेकंड नंबर, थर्ड पॉइंट है। एडिंग एन इमेजिनरी नंबर रिजल्ट्स इन वर्टिकल ट्रांसलेशन, एडिंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर टू अ कॉम्प्लेक्स नंबर रिजल्ट्स इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ट्रांसलेशन। तो पता चला दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करते हैं तो ट्रांसलेशन का इफेक्ट आता है। इसकी मिसाल देखी, -6 + आयोटा एक जेड
के नाम से एक कॉम्प्लेक्स नंबर है -6 प्लस आयोटा, W के नाम से एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 5 आयोटा। जब मैंने Z और W को ऐड किया, तो अब मैं Z की अगर बात करता हूं तो Z वाला कॉम्प्लेक्स नंबर था -6 + 1 पे, -6 प्लस आयोटा पे। अब जब मैंने Z में W ऐड किया तो आप देख सकते हैं कि ये क्योंकि जो W कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड किया उसका रियल पार्ट 2 है, तो 2 राइट, ये पॉइंट 2 राइट शिफ्ट होगा, और इमेजिनरी पार्ट +5 आयोटा है, लिहाजा 5 अप शिफ्ट होगा। तो Z अगर यहाँ मौजूद था तो Z + W यहाँ मौजूद होगा। तो आप देख सकते हैं ये ट्रांसलेशन हुई है। इसमें हुआ क्या कि 2 राइट एंड 5 अप, यही बात लिखी हुई है कि Z + W, the point representing complex number Z will shift 2 units to the right and 5 units upwards. तो इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर को देखा करें, इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर वाज Z। इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर अगर Z है एंड उसको अगर हम पॉइंट के तौर पे आर्गन डायग्राम पे प्लॉट कर दें, और फिर उसमें जब W ऐड करने के बाद Z + W को प्लॉट करें, तो हम देखेंगे कि इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर Z में एंड W ऐड होने के बाद न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर Z + W में, एक है इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर, एक है न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर। इनिशियल एंड न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर में जो फर्क है वो ये है कि इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर 2 यूनिट्स राइट शिफ्ट हो गया है एंड 5 यूनिट्स अप शिफ्ट हो गया, मतलब ट्रांसलेशन हुई है। सही है। मुझे बताएं क्या ज्योमेट्रिकल इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेटिंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ज्योमेट्रिकल इफेक्ट ऑफ एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये दोनों पॉइंटर्स क्लियर है हम सबको? यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? एक्नॉलेजमेंट कॉन्स्टेंटली जरूरी होती है ताकि मुझे पता लगे कि बच्चे सुन भी रहे हैं, जाग भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, ताकि मैं मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ता चला जाऊं। यस, आई नीड एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम एवरीवन। इज इट क्लियर टू एवरीवन और इज देयर अ क्वेश्चन? वैसे कुछ है नहीं ऐसा क्वेश्चन पूछने वाला, बट फिर भी ये तो बता दे, वरना एक्नॉलेजमेंट दे दें कि यस इट्स क्लियर। चलिए, ग्रेट 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 ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह सबको क्लियर है, सबकी एक्नॉलेजमेंट भी आ गई। मूविंग फॉरवर्ड, द ज्योमेट्रिकल इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा, ये जो ज्योमेट्रिकल इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स है ना, ये ना कभी इतनी गहराई में हम गए इसमें, और ना कभी टेस्ट हुआ। इसका एक सवाल जो आपके टॉपिकल का क्वेश्चन 43 है, एक दफा आया, उसके बाद भी, उससे पहले भी कभी वो कॉन्सेप्ट टेस्ट नहीं हुआ, उसके बाद भी टेस्ट नहीं हुआ। उस क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम के अंदर एक लाइन, एक दो दो लाइंस लिखी हुई है, वो मैंने आपके सामने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दी ना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस सवाल के आने से पहले भी इस तरह से मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट कभी टेस्ट नहीं हुआ, और इस सवाल के आने के बाद भी नहीं। 2017, मतलब मैं समझो मैं 15 साल से तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ा रहा हूँ, तो 2000 से लेकर आप 2015 तक के पास है, बस देख लो, 16 तक देख लो, 17 तक देख लो, खाली जून 17 में एक दफा आया, 17 से अब 24 में आ गए, तो 23 तक जितने पास है हुए उसमें भी नहीं आया। लेकिन ये पॉइंटर बड़ा अहम है, और ये क्योंकि उस पर्टिकुलर पेपर की मार्किंग स्कीम नहीं, एग्जामिनर रिपोर्ट जो एग्जामिनर खुद लिखता है उसमें ये लाइन लिखी हुई है, तो इसको हम समझेंगे भी, इसको हम अप्लाई भी करेंगे। और मैं वो सवाल जो है वो इंशाल्लाह वो मैंने खोल के रखा हुआ है, जून 2017 का पेपर 33 क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन 43 आपके टॉपिकल का। तो ये भी मैं इंशाल्लाह कवर अप करवा दूंगा साथ साथ, ताकि वो कॉन्सेप्ट यही लॉक हो जाए। हालांकि लेक्चर्स के अंदर अलग से भी वो समझाया हुआ है, मौजूद है वो एक्सप्लेनेशन लेक्चर्स के अलावा, पास पेपर्स के अंदर भी वो सवाल में मैंने तकरीबन अच्छा खासा टाइम लगा के उसको समझाया हुआ है मैंने। लेकिन फिर भी मैं यहाँ उसको हाथों हाथ क्लियर कर दूंगा कि कॉन्सेप्ट जब क्लियर कर रहा हूँ तो अब देखिएगा, द ज्योमेट्रिकल इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। द ज्योमेट्रिकल इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स रेफर द फॉर्मूलाज अबव। अभी जो फॉर्मूलाज अबव का मैंने रेफरेंस दिया है ना, ये वाले फॉर्मूलाज है जो मल्टीप्लिकेशन से एसोसिएटेड है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। इन दो फॉर्मूलाज को रेफर करते हुए ये जो नीचे लिखा हुआ है रेफर अबव, इसका मतलब फॉर्मूला 1 एंड फॉर्मूला 3 के ऊपर जो है वो उसने रेफर करने का कहा है। तो आइए इसको हम करते हैं। और ये जो लाइंस जो दो लिखी हुई हैं, ये जून 2017 पेपर 33 की एग्जामिनर रिपोर्ट के अल्फाज। जून 2017 पेपर 33 क्वेश्चन 11 के एग्जामिनर रिपोर्ट जो है उसके ये अल्फाज हैं जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, लिखे हुए हैं और मैं आपको पढ़ रहा हूँ आपके सामने। मल्टीप्लाइंग वन कॉम्प्लेक्स नंबर बाय अनदर stretches the initial complex number by the modulus of the second complex number as well as rotating it through the argument of the second complex number। अरे भाई,
कहना क्या चाहते हो? अरे भाई कहना क्या चाहते हो? ऐसा होता है ना, फीलिंग आती है बाजों का, सवाल पढ़ के समझ नहीं आता पहली दफा में कि एग्जामिनर आखिर कहना क्या चाहता है। तो कोई बात नहीं, गिव इट अ सेकंड ट्राई। एक दफा में नहीं समझ आता, कोई मसला नहीं, दोबारा पढ़े। मल्टीप्लाइंग वन कॉम्प्लेक्स नंबर बाय अनदर stretches multiplying one complex number by another stretches the initial complex number by the modulus of the second complex number as well as rotating it through the argument of the second complex number। अब मैं आपको जो बात बता रहा हूं जरा सुनिएगा। वो ये कह रहा है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर w है। अब मैं जैसे ऊपर वाली लाइन आपको बताता हूँ। एडिंग वन कॉम्प्लेक्स नंबर टू अनदर translates the initial complex number horizontally by the real part of the second complex number and translates it vertically by the imaginary part of the second complex number। मतलब इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, अदर कॉम्प्लेक्स नंबर या सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर w है। इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर में जब मैं एक सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करता हूं तो इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर हॉरिजॉन्टली ट्रांसलेट होता है यूजिंग द रियल पार्ट ऑफ द सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर एंड वर्टिकली ट्रांसलेट होता है यूजिंग द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब ये जुमला मैं एडिशन पे ले आया। एडिंग वन कॉम्प्लेक्स नंबर टू अनदर translates the initial complex number by the real part of the second complex number as well as translates it vertically by the imaginary part of the second complex number। समझ रहे? तो जैसे एडिशन समझ चुके हैं ना, इसलिए मैंने उसको दोबारा उसी जुमरे में बात की। अब मल्टीप्लिकेशन की बात समझ लें। जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर z को, पहले मैं थोड़ा समझाता हूँ फिर एक दफा फिर पढ़वाऊंगा लाइन। एक दफा समझाता हूँ फिर लाइन फिर पढ़वाऊंगा ताकि बात बिल्कुल वाजे तौर पे क्लियर हो जाए। जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर z को मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर w से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर ये है। अभी जहन में आपने इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए z रखना है, सही है? जब इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर z है और न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर w है, नहीं अदर कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी, इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर, अदर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर। जब इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर को एक सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, मल्टीप्लाइंग वन कॉम्प्लेक्स नंबर बाय अनदर, तो यहाँ वन कॉम्प्लेक्स नंबर इस वक्त जो है वो z है, वन कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो z है और अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर जिसकी बात हो रही है वो w है। तो मैं यहाँ रेफर भी कर देता हूँ इस वक्त समझाने के लिए। वन कॉम्प्लेक्स नंबर जिसकी बात हो रही है वो z है, फिर जो अनदर की बात हो रही है वो w है और जो इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है अगेन वो z है और मॉडुलस ऑफ द सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर की जो बात हो रही है अगेन वो w है। ये मैंने इसको लेबल कर दिया। मल्टीप्लाइंग वन कॉम्प्लेक्स नंबर बाय अनदर यानी कि z मल्टीप्लाइंग z बाय w stretches z by the modulus of w and as well as rotates z it rotates it का मतलब z stretches z by the modulus of w multiplying z by w stretches z by the modulus of w and rotates z through the argument of w। और क्लियर हो गई बात? जब z को w से मल्टीप्लाई करता हूं तो एक न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। ये जो z है ये इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, w जो है सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर या अदर कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये ZW न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर है। पहले इसके नाम में डिफाइन कर देता हूं, सही है? जब मैं एक इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर को एक सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो एक न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। तो जब मैं इनिशियल को और न्यू को कंपेयर करता हूं तो मुझे पता चलता है कि इनिशियल स्ट्रेच होके इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर स्ट्रेच हुआ है तो न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर ZW आया है। और एक और चीज मैं ऑब्जर्व करता हूं कि इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर रोटेट हुआ है तो न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर ZW आया है। अब इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर स्ट्रेच हुआ है, कितना स्ट्रेच हुआ है?
उतना स्ट्रेच हुआ है जितना W का मॉडुलस है। और न्यू कॉम्प्लेक्स इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर रोटेट हुआ है, कितना रोटेट हुआ है? उतना रोटेट हुआ है जितना W का आर्ग्यूमेंट है। इसका मतलब Z यानी कि इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर में जो चेंजेस आएंगी उसका ताल्लुक सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर W से होगा जिससे वो मल्टीप्लाई हुआ है। जैसे यहाँ Z में W ऐड हुआ था तो W का रियल और इमेजिनरी पार्ट बता रहा था कि Z के साथ क्या होता है। इसी तरह यहाँ Z जो W से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर, तो Z इनिशियल है, न्यू ZW है। Z से ZW तक का जो सफर हुआ और जो चेंजिंग हुई वो क्या चेंज था, Z से ZW में जो चेंज था वो क्या चेंज था, वो W बताएगा। तो Z और ZW में नंबर 1 मॉड्यूलस का फर्क होगा। मतलब अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गन डायग्राम पे बनाऊंगा तो Z के मुकाबले में ZW स्ट्रेच हुआ हुआ होगा। कितना स्ट्रेच हुआ हुआ होगा? जितना W का मॉडुलस होगा। तो मिसाल है अगर W का मॉडुलस 2 है तो अगर Z की डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 2 थी तो ZW की डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 4 हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी। 3 अगर था तो 3 टाइम्स 2 6 हो जाएगा। मॉडुलस ऑफ Z वाज 3 बट W का मॉडुलस 2 था तो 3 को डबल कर देंगे, स्ट्रेचिंग हो जाएगी तो 6 आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह W का जो आर्गुमेंट है, मिसाल है आर्गुमेंट ऑफ W जो है वो π/2 है। तो Z वाला कॉम्प्लेक्स नंबर को हम देखेंगे, मतलब Z को जब मैं ओरिजिन से ज्वाइन करूंगा और ZW को भी ओरिजिन से ज्वाइन करूंगा तो मैं ये देखूंगा कि Z और ZW वाली जो लाइन है वो रोटेटेड है। कितनी रोटेटेड है? π/2 से रोटेटेड है। क्यों π/2 से रोटेटेड है? क्योंकि π/2 जो है वो सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर W का आर्गुमेंट। तो मल्टीप्लाइंग वन कॉम्प्लेक्स नंबर बाय अनदर stretches the initial complex number by the modulus of the second complex number as well as rotating it through the argument of the second complex number। मतलब जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड्यूलस होगा उस हिसाब से इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर स्ट्रेच होता है और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है जिससे मल्टीप्लिकेशन हो रही है Z की, उसका जो आर्गुमेंट होगा उस हिसाब से ये इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर रोटेट होता है। तो Z में इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर में स्ट्रेचिंग भी होती है, रोटेटिंग भी होती है, और स्ट्रेचिंग और रोटेटिंग का डायरेक्ट ताल्लुक W यानी कि सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस और आर्गुमेंट से है। इसीलिए मैंने इसको Z और W फॉर्म में लिख दिया कि मल्टीप्लाइंग द कॉम्प्लेक्स नंबर Z बाय W स्ट्रेचेस द कॉम्प्लेक्स नंबर Z by the modulus of complex number W and rotating the complex number Z through the argument of the second complex number W। ये मैंने बहुत स्पेसिफिक बात कर ली। अच्छा, अब जो फॉर्मूला की बात कर रहे थे तो फॉर्मूला भी हमने ऊपर देखा था ना, उसमें हमने शायद WZ देखा था ना। मैं ZW के पर्सपेक्टिव से यहां लिख भी देता हूं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ ZW, पहले मॉडुलस की बात करते हैं। मॉडुलस ऑफ ZW इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z multiplied by modulus of W। An argument of ZW is equals to argument of Z plus argument of W। अच्छा, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर के जो फॉर्मुलाज मैंने ऊपर पढ़ाए थे, इंपॉर्टेंट फॉर्मुला जो लास्ट क्लास में बड़े डिटेल में डिस्कस हुए थे, तो उसमें भी तो यही कर रहे हैं, उसमें भी तो यही हो रहा है, वो भी तो ये बात बता रहा है, लेकिन हमने इस तरह से सोचा नहीं था। देखिए, Z और W को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर ZW आ रहा है उसका मॉडुलस कैसे निकला है? मॉडुलस ऑफ Z में मॉडुलस ऑफ W मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं। मॉडुलस ऑफ Z 3 था ना, मॉडुलस ऑफ W 2 था, तो 3 टाइम्स 2 6 हो गया। ZW का मॉडुलस जो आया वो 6 आया। मतलब जो इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर Z था उसका मॉडुलस 3 था और जो न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर ZW था उसका मॉडुलस 6 था। मतलब 3 को स्ट्रेच किया 2 गुना तो 6 आया। ये बात फॉर्मूला से भी साबित होती है। अच्छा, आर्गुमेंट ऑफ ZW निकालना है तो ZW का न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर ZW है, मैं नाम यहाँ दे दिए। Z इज द इनिशियल, W इज द सेकंड एंड ZW इज द न्यू। तो जो न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर ZW है उसका आर्गुमेंट अगर निकालना चाहता हूँ तो इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट है उसमें सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट ऐड हो रहा है। तो ऐड होने से क्या होता है? रोटेटिंग ही तो होती है। सोचो ना, अगर एंगल जो है
मैं डिग्री में बात करता हूँ, वैसे तो हम रेडियन में बात करते हैं। 30 डिग्री है, अब एंगल 45 डिग्री हो गया, 45 डिग्री एंगल हो गया। तो व्हाट इज हैपनिंग, रोटेटिंग बाय 15 डिग्री। इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर एंगल 30 है और न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर का 45 है, तो इनिशियल और न्यू में, मतलब मल्टीप्लाई होने के बाद जो न्यू आया है, इस इनिशियल और न्यू की बात कर रहा हूँ। इनिशियल का एंगल 30 है, न्यू का एंगल 45 है, तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 15 डिग्री का। मतलब रोटेशन कितनी हुई है, रोटेशन 15 डिग्री से हुई है। और तो 15 डिग्री से रोटेशन हुई है ना, तो 15 डिग्री यकीनन डब्ल्यू का मॉडुलस होगा। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एंगल जो है वो 30 डिग्री है और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एंगल है वो 120 डिग्री है, इसका मतलब ये जो रोटेशन हुई है ये 90 डिग्री हुई है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हुई है ये। तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन का मतलब ये है कि 90 डिग्री उस कॉम्प्लेक्स नंबर का, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज विच इज π/2 रेडियंस, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट होगा जो सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर z का आर्गुमेंट जो है वो π/6 है, और ZW का जो आर्गुमेंट, ये Z का आर्गुमेंट है, और ZW का जो आर्गुमेंट है वो है रेडियंस में 2π/3। अगर Z का आर्गुमेंट π/6 है और ZW का आर्गुमेंट जो है 2π/3 है, तो इनमें जो डिफरेंस आ रहा है वो है π/2। तो ये π/2 किसका आर्गुमेंट होगा, ये W का आर्गुमेंट होगा। तो क्योंकि W का आर्गुमेंट π/2 था, इस वजह से इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर रोटेट हुआ, और रोटेट होने के बाद नया कॉम्प्लेक्स नंबर ZW आ गया। तो W का मॉडुलस स्ट्रेचिंग का सबब बनेगा, Z की स्ट्रेचिंग का सबब बनेगा, और W का आर्गुमेंट Z की रोटेशन का सबब बनेगा। ये बात तो लॉक हो गई, फॉर्मूला से भी पता चल रहा है। मॉडुलस ऑफ Z W के मॉडुलस से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब स्ट्रेचिंग हो रही है, और आर्गुमेंट ऑफ Z में आर्गुमेंट W ऐड हो रहा है, तब जाके न्यू आर्गुमेंट आ रहा है, न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन की वजह से आ रहा है, इसका मतलब रोटेशन होगी। अच्छा, फिर मैंने इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल भी यहाँ लिखा हुआ है डायग्रामेटिकली दिखाने के लिए आसान भाषा में। इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर था 1+2 आयोटा, ये इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट मी लेबल इट, ये मेरा समझ लेंगे Z है, फिर ये समझ लें W है, और फिर ये जो आया है आपके पास ये ZW है, जो मैंने ऊपर लिखा था उसी हिसाब से। कॉम्प्लेक्स नंबर Z है, मल्टीप्लाई हो रहा है सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर W से, और न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है ZW। सही है, अब देखेंगे मैं क्या समझा रहा था। अब आपने Z को प्लॉट करना है आर्गन डायग्राम पे, और ZW को भी आर्गन डायग्राम पे प्लॉट करना है, जो कि ये है। फिर आपने देखना है कि Z से ZW में क्या हुआ है, और क्या Z से ZW में जो चेंजिंग आई है उसमें W का कोई हाथ है, W का ही हाथ है, सारा हाथ है ही W का कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिससे वो मल्टीप्लाई हुआ है। तो आसान रखा, बिल्कुल सिंपल रखा, और जो वो 5 रुपए का सवाल भी आया उसमें भी बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं है। एक तो वो जिंदगी में आया पहली दफा, और जब आया उसकी एग्जामिनर रिपोर्ट बता रही थी कि किसी ने अटेम्प्ट नहीं कर पाया, कोई बच्चा अटेम्प्ट नहीं कर पाया। अच्छा, कोई भी अटेम्प्ट नहीं कर पाता उसको स्मार्टली कहता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फाउंड इट डिफिकल्ट। उसके अपने भांजे भतीजे ने किया हो तो पता नहीं, वरना जब पहली दफा आया था तो किसी को नहीं पता था इस कॉन्सेप्ट के बारे में, इस तरह से नहीं पता था। लेकिन जब एक दफा आ गया तो अब कभी भी आ सकता है, लेकिन उसके बाद फिर कभी टेस्ट नहीं हुआ, 6-7 साल उसको भी हो गए। तो ये हैरानी की बात है कि 2024 में खड़े हुए हैं और अब तक नहीं हुआ। तो भारत जो बात मैं कर रहा था वो जरा सुने। वो बात जो मैं कर रहा था वो ये है कि जब Z को मैं W से मल्टीप्लाई करूंगा, जब Z को मैं W से मल्टीप्लाई करूंगा तो ZW आएगा। तो Z में और ZW में हम देखेंगे कि कुछ स्ट्रेचिंग भी हुई होगी और कुछ रोटेशन भी हुई होगी, और उसका उसके अंदर किस चीज का हाथ होगा, उसमें W कॉम्प्लेक्स नंबर का हाथ होगा, उसमें हाथ होगा W कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो W जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका क्या हाथ है, उसमें देख लेते हैं उसमें उसका क्या हाथ है। तो W कॉम्प्लेक्स नंबर का जो W कॉम्प्लेक्स नंबर है वो बिल्कुल सिंपल रखा है, एंड दैट इज आयोटा। अब आयोटा का अगर मैं बताऊं कि इसका आर्गुमेंट क्या है, तो मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाया था कि इमेजिनरी नंबर अगर कोई होता है, पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर, तो आयोटा का मतलब 0,1 होता है, उसका आर्गुमेंट होता है π/2। और नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, नेगेटिव इमेजिनरी नंबर होता है माइनस आयोटा, -2 आयोटा, -3 आयोटा, या -4 आयोटा, या -100 आयोटा, उसका होता है आर्गुमेंट -π/2। और जो पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर होता है
आयोटा 2 आयोटा 3 आयोटा 4 आयोटा, उसका आर्गुमेंट होता है, ये मैंने शायद क्लास 1 में ही सिखाया था, एक्सप्लेनेशन लेक्चर 1 में सिखाया था। और पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर जो है 1 2 3 या 100 आयोटा, उसका आर्गुमेंट हमेशा पाई बाय 2 होता है। तो आयोटा जो सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है, यही सारा रोल प्ले कर रहा है, तो इसका आर्गुमेंट है पाई बाय 2, पॉजिटिव पाई बाय 2, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, आपको पता है। तो रोटेशन, इसका मतलब जब पाई बाय 2 रेडियंस का आर्गुमेंट है, इसका मतलब पॉजिटिव। अच्छा, एंगल में जब पॉजिटिव एंगल ऐड होता है ना, आर्गुमेंट जब पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी, और आर्गुमेंट जब नेगेटिव है ना, तो क्लॉकवाइज रोटेशन होगी। तो आयोटा का क्यू के आर्गुमेंट, अच्छा आर्गुमेंट के लिए माइनस पाई से पाई का डोमेन फॉलो करते हैं, ये बात आपको मैंने कई दफा बताई। तो आयोटा का क्यू के आर्ग्यूमेंट पाई बाय 2 है, मतलब जेड में जो रोटेशन होगी वो पाई 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होगी। अच्छा, आयोटा का जो मॉडुलस है वो है यकीनन रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, जो कि 1 ही है। तो इसका मतलब जेड कॉम्प्लेक्स नंबर में स्ट्रेचिंग तो होनी थी, लेकिन स्ट्रेचिंग होने के बाद स्ट्रेच फैक्टर 1 ही था। जब किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर वापस आ जाता है, 10 मल्टीप्लाई 1 गिव्स 10 बैक। इसका मतलब इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर में और न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें स्ट्रेचिंग नजर नहीं आएगी। स्ट्रेचिंग नजर इसलिए नहीं आएगी क्योंकि डब्ल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसका मॉड्यूलस 1 है। अच्छा, अगर इसका ये 2 आयोटा होता, मिसाल है, 2 आयोटा का जो मॉड्यूलस होता है ना, वो 2 होता है। उस केस में हम देखते हैं कि जितना मॉडुलस जेड का है ना, उसके मुकाबले में डबल मॉडुलस जेड डब्ल्यू का होता है, मतलब स्ट्रेचिंग हो रही होती है स्ट्रेच फैक्टर 2 से। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, 2 आयोटा करता तो ऐसा दिखता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। अच्छा, हम डायग्रामेटिकली देख लें, इनिशियल कॉम्प्लेक्स में 1 + 2 आयोटा का मतलब 1, 2 प्लॉट किया। न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर है -2 प्लस आयोटा, तो -2, 1 को प्लॉट किया। अब जरा देखिएगा, जो मैंने आपसे बात कही थी, डब्ल्यू का आर्ग्यूमेंट पाई बाय 2 रेडियंस है, तो प्लस पाई बाय 2 है, इसका मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी। तो आप देख सकते हैं कि जेड में और जेड आयोटा में, जेड आयोटा बेसिकली जेड डब्ल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहा हूँ, ये जेड है और ये आयोटा है। तो अगर मैं इसको इस वक्त नाम में इसका बदल दूं, सवाल के एक्सप्लेनेशन के लिहाज से, ये जेड था और ये जेड डब्ल्यू है, सही है। ये मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ये जेड है और ये जेड डब्ल्यू है जनाब। तो ये जेड था, डब्ल्यू था और जेड डब्ल्यू आया। तो जेड और जेड डब्ल्यू में जो मुझे नजर आ रहा है, वो नजर आ रहा है कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुई है। लेकिन जेड को प्लॉट किया 1 + 2 आयोटा, ओरिजिनल इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + 2 आयोटा 1, 2, न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर -2, 1। प्लॉट होने के बाद जब दोनों पॉइंट्स को ओरिजिन से ज्वाइन किया, अब देख सकते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुई है 90 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। यहाँ से यहाँ तक अगर हम रोटेशन देखें, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये एरो है, ये एरो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। सही है, जेड से जेड डब्ल्यू तक का सफर 90 एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि जेड ओरिजिनल था और न्यू जेड डब्ल्यू था, तो हम देख रहे हैं 90 एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, क्योंकि आयोटा का आर्गुमेंट पॉजिटिव पाई बाय 2 है, इस वजह से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुई। अच्छा, क्योंकि आयोटा का डब्ल्यू का जो मॉडुलस है वो 1 है, इसलिए स्ट्रेचिंग नहीं हो रही होगी, इसलिए डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन आप जेड की देख लो और जेड डब्ल्यू की देख लो, बराबर है। शायद ये डायग्राम की वजह से आपको लग रहा हो कि एक छोटा एक बड़ा है, वैसे इतना ज्यादा फर्क पता नहीं चल रहा, लेकिन आप डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन अगर देखोगे ओरिजिनली प्रॉपर प्लॉटिंग करके, तो आप देखोगे रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर किया जाए, या रूट ऑफ -2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर किया जाए, √5 ही आता है। तो दोनों की डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन √5 है, लिहाजा ये भी √5 है और ये भी √5 है। तो स्ट्रेचिंग क्यों नहीं हुई? क्योंकि जिस कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा था उसका मॉड्यूलस 1 था। अगर उसका मॉड्यूलस 2 होता तो स्ट्रेचिंग होती बाय स्ट्रेच फैक्टर 2। अच्छा, फिर ये बात मैंने डायग्रामेटिकली ज्योमेट्रिकल इफेक्ट दिखाने के लिए इसको मैंने आगे डायग्राम पे बना के दिखा दिया। अब मैं कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं उसमें भी यही बात कर रहा हूं जो आप देख सकते हैं। इफ वी मल्टीप्लाई अ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय आयोटा, जिसकी एप्लीकेशन मैंने यहाँ देखी, अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं, इफ वी मल्टीप्लाई कॉम्प्लेक्स नंबर z बाय बाय सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर w, देन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन रिमेन सेम, जैसे कि हमने यहाँ देखा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन सेम रही, एंड इट्स गेट्स रोटेटेड थ्रू पाई अपॉन 2 रेडियंस। क्योंकि आयोटा का जो आर्गुमेंट है वो पाई बाय 2 है, लिहाजा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन होगी अबाउट द ओरिजिन, अबाउट द ओरिजिन। ओरिजिन इन्वॉल्व है, तो ये पाई बाय 2 रेडियंस की एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन।
इफ वी मल्टीप्लाई कॉम्प्लेक्स नंबर बाय 2 आयोटा, मैं कह रहा था कि अगर 2 आयोटा होता तो स्ट्रेचिंग भी होती। तो देखें, इफ वी मल्टीप्लाई कॉम्प्लेक्स नंबर 2 आयोटा, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन गेट्स डबल्ड। यहाँ रिमेन सेम थी, यहाँ डबल हो गई। डबल का मतलब है स्ट्रेच हो गई, स्ट्रेच हुआ है बाय स्ट्रेच फैक्टर 2, स्ट्रेचिंग बाय स्ट्रेच फैक्टर 2। स्ट्रेच बाय फैक्टर 2। इफ वी मल्टीप्लाई कॉम्प्लेक्स नंबर बाय 2 आयोटा, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन गेट्स डबल्ड। क्यों भाई? क्योंकि ये जो W वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है जिससे मल्टीप्लिकेशन हो रही है, सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मॉडुलस अगर निकाल लिया जाए 2 आयोटा को तो वो 2 आएगा। रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर गिव्स 2। तो क्योंकि W सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 2 है, लिहाजा इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर डबल हो जाएगा। इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर स्ट्रेच हो जाएगा बाय फैक्टर 2, यानी कि ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन गेट्स डबल्ड, स्ट्रेचिंग हो रही है। एंड 2 आयोटा का भी आर्ग्यूमेंट पाई बाय 2 रेडियंस है। 2 आयोटा, 100 आयोटा, 1000 आयोटा सब पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पर लाई करते हैं, लिहाजा उसका आर्ग्यूमेंट प्लस पाई बाय 2 रेडियंस है, लिहाजा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी। एंड इट गेट्स रोटेटेड थ्रू पाई अपॉन 2 रेडियंस, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अबाउट द ओरिजिन। तो आयोटा या 2 आयोटा में रोटेशन के हवाले से सेम बात लिखी हुई है, बट आयोटा में और 2 आयोटा में स्ट्रेचिंग के हवाले से अलग अलग बातें लिखी है। क्योंकि इसका मॉडल्स 1 था तो स्ट्रेचिंग नहीं हुई, और इसका मॉडल्स 2 था तो स्ट्रेचिंग हुई है बाय फैक्टर 2। अच्छा, इफ वी मल्टीप्लाई अ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय -2 आयोटा, अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को -2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें, इफ वी मल्टीप्लाई अ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय -2 आयोटा, तो 2 आयोटा -2 आयोटा में क्या फर्क है? 2 आयोटा पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पर लाई करता है, इसका आर्गुमेंट पाई बाय 2 रेडियंस होता है। और -2 आयोटा जो है नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पर लाई करता है, इसका आर्गुमेंट जो है -π/2 होता है। तो -π/2 का मतलब है कि क्लॉकवाइज रोटेशन होगी। तो इफ मल्टीपल, लेकिन मॉडुलस की बात की जाए तो मॉडुलस ऑफ 2 आयोटा एंड मॉडुलस ऑफ -2 आयोटा ये बराबर होता है। क्योंकि रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर या रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर वो सेम ही होता है 2, मॉडुलस इज 2, लिहाजा स्ट्रेचिंग सेम होगी। तो इफ यू मल्टीप्लाई कॉम्प्लेक्स नंबर बाय -2 आयोटा, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन गेट्स डबल्ड, सेम बात जो यहाँ लिखी हुई थी, स्ट्रेच बाय फैक्टर 2, सेम बात इसके लिए भी, इसके लिए भी। लेकिन अब रोटेशन वहां पर 2 आयोटा के केस में एंटी क्लॉकवाइज हो रही थी। नाउ इट गेट्स रोटेटेड थ्रू -π/2 रेडियंस। -π/2 रेडियंस का मतलब है, क्योंकि -2 आयोटा का जो आर्गुमेंट है वो -π/2 है, तो रोटेशन -π/2 से होगी। और -π/2 का मतलब होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन होगी अबाउट द ओरिजिन। तो ये मैंने ना सिर्फ आपको एग्जामिनर रिपोर्ट की लाइन बताई, बल्कि उसको डायग्रामेटिकली समझाया भी, और पॉइंटर्स भी कुछ आपके सामने रखे, जिससे कि आपको कुछ बात समझ आ सके। अच्छा, इसमें अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा जिसका आर्गुमेंट π/2 के अलावा कुछ और होगा, तो फिर चीजें और को मुश्किल कुछ नहीं है। दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट होगा उसके हिसाब से रोटेशन होगी, जो उसका मॉडल होगा उसके हिसाब से स्ट्रेचिंग होगी। अभी कॉन्सेप्ट हमारे जहन में बैठ गया, तो अगर कुछ इस तरह की चीज कभी आए तो आप बता सकते कि देखो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया तो इससे क्या ज्योमेट्रिकल इफेक्ट आया है, कितने डिग्री रोटेशन होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी या क्लॉकवाइज होगी, कितनी स्ट्रेचिंग होगी। तो आपसे कभी इस तरह की बात पूछी जाए तो आप बता सकते हो। वैसे भी P3 के सिलेबस के अंदर इस तरह से पूछा नहीं गया कि बताओ कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, बट यू नेवर नो। P3 के बारे में बोल दे कि बताओ डिफाइन डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन दैट आर टेकिंग प्लेस। तो क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन P1 का टॉपिक है, P3 का नहीं है, तो पूछता नहीं है वो। बट उसने P3 के सिलेबस में लिखा हुआ है कि द नॉलेज ऑफ द कॉम्पोनेंट P1 इज अज्यूम्ड। P1 की तमाम नॉलेज P3 में अज्यूम्ड है, मतलब P3 में कुछ भी P1 का आ सकता है। तो कभी इस तरह की कोई बात आए तो आप कॉन्सेप्चुअली लिंक कर सकते हैं कि एडिशन के केस में, बल्कि तीनों लग रही है, रिफ्लेक्शन, ट्रांसलेशन और स्ट्रेचिंग, तीनों चीजें आ गई। देखें, कॉन्जुगेटिंग में रिफ्लेक्शन हो रही है, रिफ्लेक्शन इन द रियल एक्सिस। एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर ट्रांसलेशन हो रही है, और मल्टीप्लीकेशन डिवीजन दोनों में स्ट्रेचिंग हो रही है। मल्टीप्लीकेशन में जो हो रहा था ना, डिवीजन में उसका उलट होगा। अभी हम देख भी लेते, फॉर्मूला के थ्रू भी देख लेते। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में स्ट्रेचिंग हो रही होगी, एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर ट्रांसलेशन हो रही होगी, और कॉन्जुगेटिंग के अंदर रिफ्लेक्शन हो रही होगी। P1 में हमने यही तीन ट्रांसफॉर्मेशन तो पढ़ी थी इस ऑर्डर में, ट्रांसलेशन,
रिफ्लेक्शन और स्ट्रेच, ये तीनों चीजें आपके सामने आ गई। अब मुझे जरा बताएं कि ये मल्टीप्लिकेशन वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने डिटेल रखा है, ये आपको समझ आ गया है? मैंने बहुत एफर्ट भी डाली है, और ये आप अपने पास नोट्स के अंदर इसको ऐड ऑन भी कर लें, और ऐड ऑन करने के बाद डन एंड क्लियर लिख देंगे तो मुझे समझ आ जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई हैव गिवन माय बेस्ट। मैंने बहुत अच्छी तरह डिटेल में समझाने की कोशिश की है। कॉन्सेप्ट्स, ये वाला कॉन्सेप्ट बड़ा अहम, मतलब एक 5 रुपए का सवाल आता है, लेकिन हम कहते हैं ना कि वो सिखा देता है बहुत कुछ। तो हमने इससे बहुत कुछ आपको सिखाया है, इस सवाल को, इस उस सवाल के कॉन्सेप्ट से, जो सवाल कभी पहले नहीं टेस्ट हुआ था, 17 में आया था। उसके बाद हमने ये कॉन्सेप्ट जो बनाया है डिटेल में नोट्स में, मैंने उसके बाद ही शामिल की इतनी डिटेल, उससे पहले कभी जरूरत ही नहीं थी। तो मुझे जरा बताएं, इज इट क्लियर नाउ? अच्छा, अब मल्टीप्लीकेशन के साथ अगर डिवीजन को भी साथ साथ देख लें, फिर 5 रुपए का वो सवाल देख लेते हैं। डिवीजन में मैंने ज्यादा कुछ नहीं लिखा, मैंने सिर्फ उलट लिखा है बस। ज्योमेट्रिकल इफेक्ट ऑफ डिवाइडिंग। कोई कुछ पूछ रहे हैं? किसी का माइक ऑन हुआ था शायद। बाकी एक्नॉलेजमेंट सबकी नहीं आई है, मुझे सबकी एक्नॉलेजमेंट चाहिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? प्लीज, आई नीड टू सी द चैट मैसेजेस, एवरीवन। चले, अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। अच्छा, ज्योमेट्रिकल इफेक्ट ऑफ डिवाइडिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, रेफर द फॉर्मूलाज अबव। तो अगर हम डिवीजन देखें, तो डिवीजन में अगर हम देखें, एक इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर था, आर्गुमेंट ऑफ जेड अपॉन डब्ल्यू करते हैं, तो ये बन जाएगा आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस आर्गुमेंट ऑफ डब्ल्यू। सही है, आर्गुमेंट ऑफ जेड अपॉन डब्ल्यू इज आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस आर्गुमेंट ऑफ डब्ल्यू। तो ये हमने माइनस किया, और मॉडुलस के अंदर मॉडुलस ऑफ जेड अपॉन डब्ल्यू करने के लिए मॉडुलस ऑफ जेड अपॉन मॉडुलस ऑफ डब्ल्यू। अब देखें क्या हो रहा है, देखिएगा। जेड ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड अपॉन डब्ल्यू न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर में का जो आर्गुमेंट है, उसमें माइनस हो रहा है ये सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट, तब जाके न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट हो रहा है। तो इसका मतलब अगर आर्गुमेंट ऑफ डब्ल्यू पॉजिटिव पाई बाय 2 है, तो पॉजिटिव पाई बाय 2 की वजह से तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होनी चाहिए थी ना, जो हमने देखा था। पाई बाय 2 रेडियन से रोटेशन का मतलब होती है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है। बट अगर आर्गुमेंट ऑफ डब्ल्यू पाई बाय 2 है ना, तब रोटेशन, हालांकि पॉजिटिव पाई बाय 2 है इसका आर्गुमेंट, लेकिन अब रोटेशन जो है एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए थी पॉजिटिव पाई बाय 2 की वजह से, बट मल्टीप्लीकेशन में एंटी क्लॉकवाइज होती है, डिवीजन में क्लॉकवाइज रोटेशन होगी, वजह माइनस की वजह से। जो भी आर्गुमेंट डब्ल्यू आएगा अगर वो पॉजिटिव होगा, तो यहाँ इस फॉर्मूला के माइनस की वजह से, माइनस पाई बाय 2 होने की वजह से रोटेशन क्लॉकवाइज हो जाएगी। और अगर आर्गुमेंट डब्ल्यू माइनस पाई बाय 2 होगा, तो माइनस माइनस प्लस होने की वजह से रोटेशन क्लॉकवाइज नहीं होगी बल्कि एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो उलट हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन केस में अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही थी, डब्ल्यू का आर्गुमेंट पाई बाय 2 रेडियंस होने पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन थी, तो अब डब्ल्यू का आर्गुमेंट पाई बाय 2 रेडियंस होने पर क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही होगी। और जब यहां पर डब्ल्यू का आर्गुमेंट नेगेटिव पाई बाय 2 होने पर क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही थी, तो अब जो डिनोमिनेटर में डब्ल्यू डिवाइड हो रहा है, उसका आर्गुमेंट नेगेटिव पाई बाय 2 होने पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी, उलट हो जाएगा। दिस इज व्हाट आई हैव रिटन, ऑपोजिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो अगर मल्टीप्लिकेशन में स्ट्रेचिंग हो रही थी, तो डिवीजन में कंप्रेसिंग हो जाएगी। अगर मल्टीप्लिकेशन में एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही थी, तो डिवीजन में क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाएगी। मतलब अगर मिसाल है मॉडुलस ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू जो है उसका मॉडुलस 2 है, तो पहले वो मल्टीप्लाई हो रहा था 2, तो स्ट्रेचिंग हो रही थी बाय स्ट्रेच फैक्टर 2। तब अब वो 2 2 के डिवाइड हो रहा होगा, वो 2 डिवाइड हो रहा है, डब्ल्यू का मॉडुलस डिवाइड हो रहा है। तो एक जेड का जो जेड की डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन 6 थी, तो 6 डिवाइड बाय 2 से 3 आ रही है। इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर की 6 थी, न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर की 3 है।
तो इस 2 की वजह से डिवीजन हो रही है, तो स्ट्रेच फैक्टर हाफ है। तो मैं कंप्रेस को भी डिफाइन स्ट्रेच के थ्रू ही करता हूँ, स्ट्रेच बाय फैक्टर हाफ। मतलब इसको इस तरह से मैं वाजे बयान करता हूँ, मतलब इसको स्ट्रेच, लेट मी चेंज द वर्डिंग्स अ बिट। मिसाल है, अगर ये स्ट्रेच बाय फैक्टर 2 था, तो यहां पर हो जाएगा स्ट्रेच बाय फैक्टर हाफ। यही लाइन अगर मैं एग्जैक्ट कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूं, तो फर्क आएगा 2 में, 2 के बजाय हाफ हो जाएगा। स्ट्रेच बाय फैक्टर 1/2। सही है। ये आपका दरअसल सही मानों में जो मैं बात बताना चाह रहा था वो ये है। सही है। तो मल्टीप्लिकेशन में अगर स्ट्रेचिंग बाय फैक्टर 2 हो रही थी, तो अब डिवीजन में स्ट्रेच होगा बाय फैक्टर हाफ, तो बेसिकली कंप्रेस हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेच फैक्टर हाफ का मतलब डिवाइड हो रहा है, छोटा हो रहा है। और अगर डब्ल्यू का जो भी आर्ग्यूमेंट था उसके हिसाब से मल्टीप्लिकेशन के केस में, क्योंकि डब्ल्यू मल्टीप्लाई हो रहा था, तो अगर डब्ल्यू मल्टीप्लाई हो रहा था तो डब्ल्यू के आर्ग्यूमेंट के हिसाब से अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही थी, तो अब डब्ल्यू जो डिवाइड हो रहा है उसके आर्ग्यूमेंट के हिसाब से क्लॉकवाइज रोटेशन हो, उसका उलट हो जाएगा। इट मीन्स दैट मैग्नीट्यूड्स गेट्स डिवाइडेड, मैग्नीट्यूड्स जो है वो डिवाइड होते हैं और एंगल्स जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये मैंने एक लाइन ही लिखी थी, लेकिन ज्योमेट्रिकल असल ज्योमेट्रिक एप्लीकेशन मैंने बताई थी, इट्स ऑपोजिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सही मानों में ये बात है, ये कॉन्सेप्चुअली ये बात है। अच्छा, फिर मैंने यहाँ पर लिखा था कि 2 - 2 आयोटा एंड माइनस आयोटा, ये मैंने ऐसे ही समझाया होगा यहाँ पर कि अगर एक रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो उसका आर्गुमेंट 0 होता है। ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन लेक्चर 1 में ऑलरेडी बता दिया है। पॉजिटिव रियल नंबर का आर्गुमेंट 0 होता है। नेगेटिव रियल नंबर का आर्गुमेंट होता है पाई। पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर का आर्गुमेंट होता है पाई/2, और नेगेटिव इमेजिनरी नंबर का आर्गुमेंट होता है -पाई/2। ये ऑलरेडी हमने एक्सप्लेनेशन में कवर कर लिया था। दिस हैज ऑलरेडी बीन कवर्ड इन while we were learning argument of a complex number, पहली for the very first time। सही है। मुझे बताया डिवीजन तक बात क्लियर हो गई, डिवीजन भी क्लियर हो गया। डिवीजन इज सिंपली ऑपोजिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दैट्स इट। क्लियर, एवरीवन इज क्लियर, राइट? अच्छा, अब देखिए सवाल देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इफ समवन वांट्स टू कॉपी समथिंग तो स्क्रीनशॉट ले लें अपने पास, अगर कुछ कॉपी नहीं किया तो। आई डोंट हैव दैट मच टाइम, मैं चारों मगरिब से पहले एक सवाल मुकम्मल कर रहा हूँ, उसके बाद फिर हम लोसाई रह जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, सवाल बड़ा है, उसका पार्ट ए भी है, पार्ट बी भी है। पार्ट ए भी हमें जरूरत नहीं है, पार्ट ए के अंदर नॉर्मल साइमल्टेनियस इक्वेशन की सॉल्विंग है, और ये मैंने लेक्चर्स के अंदर भी अपलोडेड है, 5 रुपए के सवाल में आप वहां से देख लेंगे इंशाल्लाह। असल ये पार्ट बी के लिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, पार्ट ए बी का कोई पार्ट ए से कनेक्शन भी नहीं। तो आइए फटाफट पार्ट बी देख लेते हैं। द कॉम्प्लेक्स नंबर्स यू एंड वी, एंड मैंने कहा ना दिस इज द वन एंड ओनली क्वेश्चन दैट आई हैव सीन इन द पास्ट पेपर्स, जिसके अंदर वो मल्टीप्लिकेशन वाली चीज का इनकॉर्पोरेशन हुई है। और कमाल की बात ये है कि ऑल्टरनेटिव तरीके से ये हो ही नहीं पा रहा, मतलब हर किस्म की चीज आप इस्तेमाल कर लो, लेकिन अगर वो कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे तो ये सवाल नहीं हो सकता। वो कॉन्सेप्ट क्या है ये देख लेते हैं। वो जो समझा दिए आपको अप्लाई करवाना है। द कॉम्प्लेक्स नंबर्स u and v are given by u equals to 1 plus 2 root 3 iota and v equals to 3 plus 2 iota. In an Argand diagram, u and v are represented by the points a and b. अब u कॉम्प्लेक्स नंबर को वो a से डिनोट कर रहा है और v वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को b से डिनोट कर रहा है। A third point c lies in the first quadrant. अब ये बात इसने बड़ी इंपॉर्टेंट बताई है। The third point c lies in the first quadrant and is such that BC is 2 times AB and angle ABC is 90 degree. Find the complex number z representing by find the complex number z represented by C, giving your answer in the form x plus iota y where x and y are real and exact. अब ये जो इसने exact का पंगा डाला ना, इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी फेल हो गई, क्योंकि हम जब ये एग्जैक्ट की बात कर रहा है इसका मतलब ये कह रहा है बगैर कैलकुलेटर के करो, क्योंकि अगर मैं कैलकुलेटर से करने जाऊंगा ना तो डेसिमल में आएगा, हो ही नहीं सकता। और ये मांग रहा है एग्जैक्ट, मतलब रूट फॉर्म में आंसर दो। कमाल करते हो एग्जामिनर साहब। तो ये सवाल मैंने कहा एक ही दफा आया, वन एंड ओनली दफा, उसके पहले भी नहीं देखा, बाद में भी नहीं देखा, इसीलिए आप उसको अच्छी तरह समझ लो। तो पहले 1 + 2 √3 आया था, कहाँ लाया करता है भाई?
तो मैंने यहाँ पर आपके सामने आर्गन डायग्राम बनाया हुआ है। 1+2 आयोटा जो है वो 1+2√3 आयोटा यू कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो ए से डिनोटेड है। मैंने उसको ए लिख दिया, ब्रैकेट में यू लिख दिया कि यू के लिए ए है। 1+2√3 आयोटा का मतलब रियल एक्सिस पर 1 और इमेजिनरी एक्सिस पर 2√3, ये हमने मार्क कर दिया। सही है जी। अच्छा फिर आगे आ जाए। तो पॉइंट यू एंड वी आर रिप्रेजेंटेड बाय, यू को रिप्रेजेंट कर दिया पॉइंट ए से, एंड बी, वी इक्वल्स 3+2 आयोटा। 3+2 आयोटा कहाँ होगा देख लेते हैं। 1 के राइट पे होगा और 2√3 से पहले होगा, 2 के 2√3 से छोटा है। तो 3,2, 3,2 बी के लिए मैंने डिनोट कर दिया, और 1,2√3 हमने ए के लिए डिनोट कर दिया। सही है। 1,2√3 यू था, वो ए हो गया, और 3+2 आयोटा यानी कि 3,2 जो है वो वी कॉम्प्लेक्स नंबर था, उसको हमने बी कह दिया। ए और बी को हमने मार्क कर दिया। अच्छा अब आगे क्या कहना चाह रहा है देख लें। आगे कह रहा है थर्ड पॉइंट सी लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे थे, देखा ना हमने। अब वो कह रहा है पॉइंट सी लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड इज सच दैट बी सी इज 2 टाइम्स ए बी। तो कह रहा है ए बी की जो लेंथ है ना, उसके मुकाबले में डबल कर दोगे तो बीसी की लेंथ आएगी। ए बी की जो लेंथ है उसको डबल कर दोगे ना तो बीसी की लेंथ आएगी। ए बी की लेंथ को डबल कर दोगे तो बीसी की लेंथ आएगी। अच्छा अब बंदा कहेगा ए बी की डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस की लेंथ निकालते, 1,2√3 एंड 3,2 से डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लेंथ निकालते हैं, उसको डबल कर देंगे तो बीसी की लेंथ आ जाएगी। अच्छा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे एक तो मुश्किलात होंगी, उसके बाद फिर सोचो ना 2 - 2√3 का होल स्क्वायर करोगे, वो भी रूट के अंदर, क्या कॉम्प्लिकेशन आएगी, फंस जाओगे। अच्छा एबीसी 90 डिग्री की वजह से बच्चा कहता है कि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो ग्रेडियंट का प्रोडक्ट -1 होगा, ए बी का ग्रेडियंट निकाल के उससे बीसी का ग्रेडियंट आ जाएगा। सब सही है। फिर बीसी का ग्रेडियंट में आ गया, बीसी की लेंथ भी आ गई, एक तो डेसिमल में आ रही होगी, फिर उन दोनों को इस्तेमाल करते हुए सी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे। दो इक्वेशंस बनेंगे, साइमल्टेनियस सॉल्व करने जाओगे वाट लग जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा, और वो भी डेसिमल में आएगा, नहीं हो सकता। अब क्या करूं, क्या करूं मैं। अब देखें, ए और बी मार्क किया, उसने क्या बात की थी, ये दोनों फैक्ट मैंने यहां लिख दी। अब आपने ये फोकस करना है, ए जो है यू को ए कहा, वी को बी कहा, और जो तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, यू कॉम्प्लेक्स नंबर को ए कहा, वी कॉम्प्लेक्स नंबर को बी कहा, जेड को सी कह रहा है। सही है। और वो कह रहा है बी सी जो है वो 2 टाइम्स ए बी है। अच्छा याद रखें, वो काम जो ओरिजिन करता है, वो काम जो यहाँ ओरिजिन कर रहा था, मिसाल है अगर ये ए है और ये नया वाला बी है, तो ओ बी और ओ ए की बात हो रही थी, तो इन दोनों में कॉमन पॉइंट ओ था। यहाँ जो कॉमन पॉइंट है वो बी है, बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है। तो ओरिजिन वाला काम बी कर रहा होगा, मतलब जो रोटेशन हो रही होगी ना वो बी के हिसाब से हो रही होगी, क्योंकि यहाँ मैंने लिखा था ना रोटेशन अबाउट द ओरिजिन, अबाउट द ओरिजिन, अबाउट द ओरिजिन। तो अब यहाँ रोटेशन होगी अबाउट द पॉइंट बी, क्योंकि वो काम जो ओरिजिन कर रहा था पहले, जो एक्सप्लेनेशन दी थी उसके, वो काम यहाँ बी कर रहा है। तो वो कह रहा है बी सी जो है 2 टाइम्स ए बी है, बी सी 2 टाइम्स ए बी, मैंने विजुअलाइज किया, बी सी 2 टाइम्स ए बी है। अच्छा फिर ए बी सी 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको ये 20, अगर आपको बीसी कॉम्प्लेक्स नंबर का पता लगाना है, बीसी कॉम्प्लेक्स नंबर का पता लगाना है, तो ए बी कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल के, ए बी को निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको ना वेक्टर्स की तरह सोचना पड़ेगा हमें, क्योंकि ए बी का मतलब क्या होता था, वेक्टर्स हमने पढ़ा ना। अब देखो बी ओरिजिन वाला काम कर रहा है, तो जैसे ओरिजिन ओ ए और ओ बी, ये बी है ये ए है, ओ से ए जा रहे हैं और ओ से बी जा रहे हैं, तो यहाँ बी से ए की तरफ जा रहे हैं और बी से सी की तरफ जा रहे हैं। बी ओरिजिन का काम कर रहा है यहाँ पर, बी आपके ओरिजिन का काम कर रहा है, तो बी से ए की तरफ जा रहे हैं और बी से ही सी की तरफ जा रहे हैं भाई। बी आपका क्या काम कर रहा है, ओरिजिन का काम कर रहा है। अब सोचो बी ए, क्या बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास है, मैंने कहा नहीं, निकाल लेते हैं। बी ए का मतलब है ओ ए माइनस ओ बी, बी ए इज ओ ए माइनस ओ बी, ओ ए वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो यू है, 1+2√3 आयोटा, और जो ओ बी वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है वो वी है, मतलब 3+2 आयोटा। माइनस किया मैंने दोनों को, तो 1 - 3 -2 एंड 2√3 -2 इज 2√3 -2 आयोटा। तो बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास आ गया, बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, बी ए वेक्टर इन कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म ना, कॉम्प्लेक्स नंबर है, बी ए वेक्टर है लेकिन है कॉम्प्लेक्स नंबर, उस तरह से कॉलम वेक्टर वाली बात नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखेंगे लेकिन है वेक्टर। तो बी ए वेक्टर जो है -2 + 2√3 -2 आयोटा है।
अब बी ए वेक्टर आने के बाद मैं अगर बी सी निकालना चाहता हूं तो मैं देख रहा हूं कि बी सी वाला बी ए का डबल है और बी सी वाला बी ए के मुकाबले में 90 एंटी क्लॉकवाइज रोटेटेड भी है। तो अब मैंने एक स्किल सीखी कि यार मैं बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी एक सेकंड कॉम्प्लेक्स इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर बी ए है, ये भी मैं लेबल कर देता हूँ। दिस इज द जो मेरी एक्सप्लेनेशन है उसके मुताबिक, दिस इज द इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दिस इज द न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं एक सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। इनिशियल में और न्यू में फर्क ये है कि न्यू वाला इनिशियल का डबल है और न्यू वाला इनिशियल के मुकाबले में 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेटेड है। तो वो सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? व्हाट विल बी द सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर? सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, जो W है मेरे एग्जांपल में, Z वाज द इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर, ZW was the new complex number and W was the complex number which was creating a difference। तो इस केस में सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर, सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? जो डबल भी करेगा और 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट भी करेगा। तो वो सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर होगा -2 आयोटा। वो सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा वो -2 आयोटा होगा। जो इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर में जो सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होगा, जिसकी बेसिस पर न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, वो न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर इनिशियल के मुकाबले में कंपेयर किया जाए तो डबल है और 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेटेड भी है। तो कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो बी ए में मल्टीप्लाई किया जाए तो ये दोनों काम हो जाए? तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर -2 आयोटा है, जो डबल भी करेगा, स्ट्रेच भी करेगा। देखें, स्ट्रेच भी कर रहा है और डबल करने के साथ साथ उसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट भी कर रहा है। तो बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं -2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा जो 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट भी करेगा और साथ साथ स्ट्रेच करके डबल भी करेगा। तो अगर मैं बी ए को मल्टीप्लाई करूंगा -2 आउटर से तो बी सी आएगा। यहां मैंने लिखा हुआ है कि बी सी को निकालने के लिए बी ए को -2 आउटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि बी ओरिजिन का काम कर रहा है तो दोनों आउटर वेक्टर्स होंगे, दोनों बी से बाहर जा रहे होंगे। तो बी से एक आउटर वेक्टर, दूसरा आउटर वेक्टर, बी ओरिजिन का काम कर रहा है। तो बी ए को -2 आउटर से मल्टीप्लाई किया तो बी सी आया। अच्छा, बी सी आया है, सी नहीं आया, मुझे सी निकालना है। तो बीसी निकालने के लिए मैंने बी ए को -2 से मल्टीप्लाई किया, बीसी आया। फिर आपको पता है जैसे बी ए ओ ए माइनस ओ बी था, वैसे जो बीसी है वो ओ सी माइनस ओ बी होगा। जो बीसी है दैट विड बी ओ सी माइनस ओ बी। ओ सी है जेड, ओ सी को जेड कहा हुआ है और ओ बी जो है वो वी है, तो इसका अंदर जेड माइनस वी। तो बीसी निकालने के लिए बी ए को -2 से मल्टीप्लाई किया, बीसी है जेड माइनस वी, -2 से बी ए को मल्टीप्लाई किया तो जेड माइनस वी आ गया। और जेड निकालने के लिए माइनस वी को वहां भेज के प्लस वी कर देंगे। तो देखें, पहले -2 आयोटा को -2 + 2√3 -2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया, जहां आयोटा स्क्वायर आया -1 हो गया। z माइनस वी का आंसर मेरा -4 + 4√3 + 4 आयोटा आ गया। अब z निकालने के लिए -v को वहां भेज के प्लस किया, तो जो v था वो 3 + 2 आयोटा था। तो -4 + 4√3 + 4 आयोटा में 3 + 2 आयोटा को प्लस किया, तो आंसर आ गया -1 + 4√3 + 6 आयोटा। ये एग्जैक्ट फॉर्म में आंसर आया, आप देख सकते हैं आंसर में 4√3 - 1 + 6 आयोटा, 4√3 - 1 + 6 आयोटा। आगे पीछे हो गया कोई मसला नहीं, फर्क नहीं। ये पूरी वर्किंग है पार्ट बी के सोल्यूशन। ऊपर वाला पार्ट ए है, नीचे वाला पार्ट बी है। नमाज का टाइम हो चुका है, मुझे आपको ब्रेक देना है। इसको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये आप नोट्स में सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह। पास के सवाल जब मैं असाइन करूंगा तो फाइल जब मैं दूंगा तो उसमें आप कॉपी कर लेंगे। अभी स्क्रीनशॉट ले लें, एक्नॉलेजमेंट दे दें। इज इट डन और इज इट क्लियर? क्लियर की एक्नॉलेजमेंट दे दें फटाफट जल्दी, शाबाश। वही चीज जो मैंने वहां पढ़ाई थी उसकी एप्लीकेशन की है, बस वहां ओरिजिन था, वहां यहाँ ओरिजिन का काम बी कर रहा है। इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर, न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर, फर्क आया, रोटेशन हुई है क्लॉकवाइज और स्ट्रेचिंग हुई। कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर ये काम कर रहा है? -2 आउट वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो वो काम कर रहा है। तो -2 आउट से बी ए को मल्टीप्लाई किया तो बी सी आया और बी सी से फिर सी आया। सही है, चले अल्हम्दुलिल्लाह। मानव, इज इट क्लियर? एक्नॉलेजमेंट नहीं आई है आपकी? सही, क्यों टाइम लगाते हैं एक्नॉलेजमेंट, जल्दी बताएं। इज इट क्लियर और नॉट? जमात खड़ी हुई है, जल्दी, शाबाश। चलिए, नमाज के लिए पॉज हो रही रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह, फिर हम लोसाए आर्गन डायग्राम से कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। बल्कि ये एस्पेक्ट हमने पूरा मुकम्मल कर लिया, इसको हम अलग से रिकॉर्ड कर लेते हैं। अगला एस्पेक्ट लोसाए का इंशाल्लाह अलग रिकॉर्ड कर लेते हैं जन। तो इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू टेक अ 30 मिनट्स ब्रेक एंड रिज्यूम दैट इंशाल्लाह।